चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। हमने आपको उसके ऊपर कुल 6 लेक्चर दिए, आ जाएंगे 6 लेक्चर टोटल हमने आपको उसमें प्रोवाइड किए। हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के प्रबंध किए गए हैं, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हो, चाहे रिमूवल हो, चाहे सैलरीज़ और सर्विस कंडीशंस हों। हमने सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के विषय में बताया कि वो कभी कर्टेल नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। हर एस्पेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के साथ। जब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 के अंदर हाई कोर्ट्स फॉल करते हैं। किस पार्ट में आते हैं महक? पार्ट 6 कुछ और बोलने लगी थी। पार्ट 6 के अंदर कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल्स आते हैं? 214 से लेके 231 तक। तो अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 231 तक हाई कोर्ट आते हैं पार्ट 6 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आज की डेट में हमारी कंट्री में कितने हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं टोटल जैस्मीन? 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में 24 हाई कोर्ट्स का जिक्र रनिंग सेंस में किया जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की। 25वां हाई कोर्ट ऐड हुआ है, हम उसके बारे में बता देंगे, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। ओके जी, तो इस समय मौजूदा कुल संख्या 25 हाई कोर्ट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देखिए, जब आप हमारी कंट्री में जुडिशरी की बात करते हैं तो उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे बॉटम पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं तीनों। इन तीनों को सभी तरह के लॉज को एनफोर्स कराना है। आई बात समझ में? इनको सभी तरह के लॉज को एनफोर्स कराना है, मतलब सेंट्रल लॉज को भी एनफोर्स कराएंगे, स्टेट लॉज को भी एनफोर्स कराएंगे। इसीलिए हम इन्हें इंटीग्रेटेड मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लॉज को इन्फोर्स कराएगा और हाई कोर्ट सिर्फ स्टेट के लॉज को इन्फोर्स कराएंगे। जो राज्य के बने कानून हैं और जो केंद्र के बने कानून हैं, इनको दोनों को ही पूरी जुडिशरी इन्फोर्स कराने का काम करती है। मतलब मान लीजिए कि पंजाब सरकार ने कोई कानून बनाया, तो ये तो स्टेट का लॉ है और उस कानून के तहत आपसे कुछ उल्लंघनाएं हो गई, आपने उस लॉ को ब्रेच कर दिया, ठीक है जी। तो अब अल्टीमेटली आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट से मामला शुरू हुआ, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बाद आप पहुँचे हाई कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि अब आप, क्योंकि उस स्टेट का मामला था, उस स्टेट का लॉ था, आप हाई कोर्ट में ही रुक जाएंगे, नहीं। अब आप अपील के माध्यम से या फिर किसी और जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वो लॉ स्टेट का था लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो पूरी की पूरी जुडिशरी ने इंटीग्रेटेड मैनर में उस लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए अपना रोल प्ले किया। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, पार्लियामेंट का बना लॉ है, और वो लॉ आपसे पंजाब में जालंधर में रहते हुए ब्रेच हो गया, आपने उसकी उल्लंघना कर दी। अब जब आपने उस कानून की उल्लंघना कर दी तो फिर मान लीजिए मामला शुरू होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट से नहीं, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से शुरू होगा। आप गए सबसे बॉटम में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, फिर अपील के माध्यम से आप गए हाई कोर्ट्स, फिर आप अपील के माध्यम से गए सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी बाकी के कोर्ट्स ने उस कानून को एनफोर्स कराने का रोल प्ले किया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। आई बात समझ में? मुझे लगता है मैं कई लेक्चर्स में ये इंटीग्रेटेड शब्द समझा चुका हूँ। ये इंटीग्रेटेड है, लेकिन अमेरिका का सिस्टम मैंने बताया था इससे डिफरेंट है ना जैस्मीन? वो कैसे डिफरेंट है? वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉज को एनफोर्स करता है, यानी कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ के जो स्टेट कोर्ट्स हैं, वहाँ के जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, वो स्टेट लॉज को इन्फोर्स करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है और सेंट्रल लॉज को सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्फोर्स कराते हैं और स्टेट लॉज को भी सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन्फोर्स कराते हैं। ठीक है जी, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। उस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। हाई कोर्ट्स उस पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर राज्य में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट के जुरिस्डिक्शन में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हैं हाई कोर्ट्स। तो अगर आप स्टेट की बात करेंगे, किसी एक राज्य की बात करेंगे, उस स्टेट के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे या उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करेंगे,
तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो सुप्रीम पोजीशन पर कोर्ट इंस्टॉल है वो हाई कोर्ट है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। और जब नेशन की बात करेंगे, कंट्री की बात करेंगे, तो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में यानी कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने बस यही लाइन यहाँ पर लिखी है कि हाई कोर्ट्स ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। क्लियर है जी ये बात? चलिए अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। हाई कोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन 1862 से इस्टेब्लिश हो गया। 1861 में हाई कोर्ट्स का एक्ट आ गया और उस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा ही तो ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। और ब्रिटिशर्स, मुझे बताइए कहाँ पर बसे हुए थे, तो आप तो सब जानते ही हैं। देखिए तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसीज थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसी वजह से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इसी वजह से यहाँ पर पहले 3 हाई कोर्ट बनाए गए। तो कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये 1862 में बने हैं। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट बहुत पुराने हैं, ओके। और ये 1862 से स्थापित हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारी कंट्री का कौन सा है, 1 सेकंड में आंसर करें, कैलकाटा हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कैलकाटा का। जाइए कभी उसकी इमारत में विज़िट करें। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं 2 बार गया हूँ, मैंने देखा है। आपको वो लेगेसी महसूस होगी, एक बार विज़िट करके आएँ कभी लाइफ में। सो इट्स द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, कैलकाटा हाई कोर्ट, ओके जी। और फिर सीधी सी बात है कि यंगेस्ट कौन सा है, मैंने अभी बताया 25वां हाई कोर्ट, दैट इज़ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, वो यंगेस्ट है। तो महक सबसे पुराना कौन है बिटिया, और सबसे नया? क्या बात है, बहुत अटेंटिव हो आप, वेरी गुड। ये बात क्लियर हुई। इन 3 हाई कोर्ट के स्थापित होने के बाद, 3 तो एक बार में ही जैस्मिन स्थापित हो गए। इनके बाद जो चौथा स्थापित हुआ फिर वो कौन सा था? 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बहुत पुराना है। और आप सब ये जानते हैं कि इनकी जो इमारतें थी उस समय में आज भी वही हैं, बिल्डिंग्स वही हैं, इसलिए तो इन्हें देखने का अपना ही एक मज़ा है। तो आप जाइए, इन्हें विज़िट करिए, आपको वही बिल्डिंग, वही आर्किटेक्चर महसूस होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, वो अलग बात है। वही वुडन पैनलिंग, वही ऊंची ऊंची छतें, दीवारें, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी जैसी आपको मिलेंगी वहाँ पे, ओके। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट चौथे नंबर पे बना 1866 में, ओके। उसके बाद हाई कोर्ट्स बनते गए। आप ये जानते हैं कि जब देश को आज़ाद होना था उसके पहले भारत में हर प्रोविंस का अपना एक हाई कोर्ट था, हर प्रोविंस का अपना हाई कोर्ट था। आज ऐसा नहीं है, पर भारत में हर प्रोविंस का अपना एक हाई कोर्ट था। और आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब जो मैं बोलता हूँ ये एज इट इज़ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना फिर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से शुरुआत होती है ना, 214 से। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स, हर स्टेट का हाई कोर्ट होगा। तो कभी कोई पूछे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रबंध है, यस। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 214। लेकिन फिर समय बदला, हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं आज, राज्य हैं, अब आप देखें पहले उत्तर प्रदेश होता था, फिर सन 2000 में उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका अलग करके उत्तराखंड बनाया गया ना, जिसका पहला नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल के बाद उसका नाम बदला, हमने उत्तराखंड किया। इसी तरह से हमारे देश में पहले बिहार होता था, फिर उसका खनिज संपन्न इलाका, ट्राइबल एरिया, जंगलात इलाका, दक्षिणी क्षेत्र काट करके क्या बनाया? झारखंड, झारखंड बना। इसी तरह से हमारे देश में मध्य प्रदेश होता था, फिर उसका पूर्वी और साउथ ईस्ट रीजन काट करके हमने बनाया छत्तीसगढ़, वो भी आदिवासी प्रभावित क्षेत्र था। तो इस तरह से सन 2000 में ये 3 राज्य बने। फिर आपने देखा सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, है ना, तेलंगाना बना। फिर आपने अभी विज़िट किया सन 2019-20 के अराउंड, आपने देखा कि एक स्टेट जम्मू कश्मीर था, वो जम्मू कश्मीर की जगह फिर वो यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आई बात समझ में? और 2 यूनियन टेरिटरीज जोड़ करके एक बना दी गई, दादरा नगर हवेली दमन दीव, इन्हें जोड़ दिया गया और एक बना दी गई।
तो इस तरह से ये तो समीकरण बदलते रहे हैं हमारे देश में। आज़ादी के पहले तक जो प्रोविंसेस थी अंग्रेज़ों की, फिर 1950 में जो स्कीम थी देश में राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, 1956 में हमने इनको रीऑर्गेनाइज़ किया। पहले देखिए क्या होता था, बॉम्बे, लेकिन फिर बॉम्बे से 2 स्टेट्स निकले, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाला गुजरात, है ना। इसी तरह से स्टेट्स बने हैं ना, धीरे धीरे करके बनते चले गए। पहले देखिए एक अकेला पंजाब का प्रांत होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें से पंजाब भी रह गया, उसी से हिमाचल भी निकाला, उसी से हरियाणा भी निकाला। हिंदी स्पीकिंग, कैसे जन्म होता है चीज़ों का, ये हमने पढ़ा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। तो 1956 में जब भाषा को आधार मान करके मुख्यतः राज्यों का पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, उस समय में अमेंडमेंट एक लाया गया था। दैट अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेवन्थ अमेंडमेंट इसे हम कहते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अराउंड आया है। इसके तहत हमने आर्टिकल 231 में फिर ये प्रबंध रखा कि कॉमन हाई कोर्ट्स भी हो सकते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। आर्टिकल 214 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कहता है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आर्टिकल 231 कहता है कि 2 राज्यों या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसा कि आज की डेट में है, पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है कि नहीं है। और जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन देखिए महाराष्ट्र पे भी है, गोवा पे भी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव पे भी है। जैसे बंगाल का हाई कोर्ट को देखिए, उसका कलकत्ता हाई कोर्ट को देखिए, कहाँ तक, वेस्ट बंगाल पे भी है और अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी है, उसके ऊपर भी उसका जुरिस्डिक्शन चलता है। एक ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली, सिर्फ उसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी यूनियन टेरिटरीज़ का अपना डेडिकेटेड हाई कोर्ट नहीं है। एडजेसेंट स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन उस यूनियन टेरिटरी तक जाता है। वो मैंने यहाँ लिखा ही है, वो मैं अभी कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि किस किस हाई कोर्ट का कॉमन जुरिस्डिक्शन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। तो ये हवा में क्लियर हुआ कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट का एक हाई कोर्ट इमेजिन किया गया था, लेकिन बाद में फिर पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रबंध किया गया और अमेंडमेंट हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट। और आर्टिकल 231 आज की डेट में ये कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। एक या उससे अधिक राज्य और राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों को जोड़ा जा सकता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हमने लिख लिया। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक संख्या दे दी गई थी। ऐसा कह दिया गया था कि 7 जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कुल हो गए 8। और उसमें लिख दिया गया था कि बाकी फिर आगे आगे आवश्यकता पड़ने पर पार्लियामेंट विल डिसाइड कि कितने कितने जजेस आते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जजेस बढ़ाते रहे और बढ़ते 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 आज की डेट में कुल 34 हैं, 33 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने कल लेक्चर लगाया ही है, इसका रीसेंट लेक्चर हमने दिया ही था। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट पार्ट 1 में हमने बताया कि भाई 3 नए जजेस जो हैं कैबिनेट ने अप्रूव किए, बाद में फिर अमेंडमेंट बिल आया 2019 वाला और फिर वो जजेस इंड्यूस कर दिए गए। ओके जी। लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहीं मेंशन है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जज कितने होंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में मिनिमम नंबर ऑफ जज कितने होंगे ये तय नहीं है। ये कोर्ट, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट और स्टेट टू स्टेट क्लियर होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ जजेस आपके होंगे। आई बात समझ में। इसके अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की कोई फिक्स्ड नंबरिंग नहीं है, वो वेरिएबल है। वो कोर्ट का साइज़, वहाँ के केसेस का साइज़, स्टेट का साइज़, उस अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं। आई बात समझ में। जजेस की स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है। तो यहाँ पर आप फंस सकते थे स्टेटमेंट में कि फिक्स्ड नंबर ऑफ जजेस हैं, नो फिक्स्ड नंबर ऑफ जजेस फॉर द हाई कोर्ट्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट एस्पेक्ट, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूँ ताकि आगे जाकर के समस्या ना आए। एक टर्म आप अक्सर सुनते रहते हैं, ट्राइब्यूनल। कोई भी पर्सन जिसमें जुडिशियल अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई है वो ट्राइब्यूनल है, अनलेस अनटिल कि उसको ट्राइब्यूनल का नाम दिया भी है कि नहीं। अगर आपने उसे ट्राइब्यूनल का टाइटल नहीं भी दिया है तो भी वो ट्राइब्यूनल है, क्योंकि आपने उसको जुडिशियल अथॉरिटी दे दी है, जुडिशियल रोल दे दिया। मतलब कि सिंपली कोई जज है, कोई हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी है, और उसको आपने एक जुडिशियल रोल दे दिया है, वो ट्राइब्यूनल काउंट होगा। आपने चाहे टाइटल ट्राइब्यूनल का नहीं भी दिया है, आपने उसे कोई डेडिकेटेड वर्क दे दिया है, वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है या किसी भी तरह से, उसको आप ट्राइब्यूनल कहेंगे। ओके,
सेकंड है परमानेंट बेंच। कोई भी ऐसा बेंच जिसमें हाई कोर्ट का एक या उससे अधिक कोई जज इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट का एक या उससे अधिक कोई जज इन्वॉल्व है और लगभग 1 साल तक वो सिटिंग रहे हैं उस बेंच पर, वो बेंच परमानेंट बेंच काउंट हो जाता है। आई बात समझ में? ये परमानेंट सीट से अलग है, ये हाई कोर्ट की परमानेंट सीट नहीं है, ये हाई कोर्ट का परमानेंट बेंच है। आई बात समझ में? हाई कोर्ट का एक या उससे अधिक कोई जज वहाँ पर इन्वॉल्व है, पहली कंडीशन, और 1 साल तक लगभग कंटिन्यूसली सिटिंग रही है वहाँ पर, तो इट इज़ अ परमानेंट बेंच। ओके। सेकंड है सर्किट बेंच। देखिए कुछ टेरिटरीज बहुत ही दूर दराड़ के इलाके में होती हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट लंबा रहता है, वहाँ पर लिटिगेशंस भी इतनी नहीं है, जनसंख्या भी इतनी नहीं है, केसेस भी इतने नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि साल में या तो एक बार या कई बारी साल में 2 बार जजेस वहाँ जा करके जितने केसेस इकट्ठे हुए होते हैं उनको निपटा आते हैं, जो उस जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं केसेस, जो उस क्षेत्र से हाई कोर्ट तक आने वाले केसेस बनते हैं ना, तो वो जजेस जाते हैं साल में 1 बार या 2 बार जा करके उन्हें निपटा आते हैं बल्क में। आई बात समझ में? ये घूमती हुई कोर्ट्स हैं, सर्किट वर्ड यूज़ हुआ ना, घुमंतु अदालतें, तो इसलिए सर्किट बेंचेज इन्हें कहते हैं। ओके, तो सर्किट बेंच होता है। डिवीज़न बेंच वो बेंच होता है जिसमें मिनिमम 2 जजेस की रिक्वायरमेंट होना मैंडेटरी है, जिसमें मिनिमम 2 जज बैठे हैं जिस बेंच पे, उसको अपन को डिवीज़न बेंच कहना है। ये मैंडेटरी है कि 2 जज मिनिमम होने चाहिए। ओके, तो डिवीज़न बेंच है, सर्किट बेंच है, परमानेंट बेंच है, ट्राइब्यूनल है। इस तरह के कुछ शब्द हैं, आप सुनते रहेंगे। सर्किट बेंच जो दूर दराज के इलाके जहाँ पर केसेस उतने नहीं खड़े होते हैं, बहुत कम केसेस रहते हैं, वहाँ पर जा करके जजेस निपटारा कराते हैं, साल में 1 या 2 बार घूमते रहते हैं, तो घुमंतु हैं। परमानेंट बेंच जहाँ पर हाई कोर्ट का कोई एक या उससे अधिक जज इन्वॉल्व है और 1 ईयर लॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग या सिटिंग आप कह दीजिए, तो इट इज़ अ परमानेंट बेंच। ट्राइब्यूनल जिस किसी पर्सन में भी आपने जुडिशियल अथॉरिटी इंस्टॉल कर दी है, चाहे टाइटल दिया है नहीं दिया, बट वो ट्राइब्यूनल है। क्या जब एडवोकेट उसके सामने केस फाइट कर रहा है तो वो ट्राइब्यूनल के सामने ही फाइट कर रहा है, सिंपल सी बात है। डिवीजन बेंच की मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द जजेस दैट इज ऑफ 2 जज रहने चाहिए अपन को। हाई कोर्ट के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हाई कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो बॉम्बे हाई कोर्ट को आप देख लीजिए, ऐसे कई बार ऑप्शन आता है ABCD, 4 हाई कोर्ट के नाम दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन से हाई कोर्ट का एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अधिक जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आपको वो वाला हाई कोर्ट फिर पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मैच द कॉलम आता है, इधर हाई कोर्ट्स और उधर उनका जुरिस्डिक्शन। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक तरफ हाई कोर्ट लिखा होता है, एक तरफ जुरिस्डिक्शन लिखा होता है, ठीक है। कई बार इधर जुरिस्डिक्शन लिखे होते हैं तो बताना होता है किस किस हाई कोर्ट में फॉल कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ओके, तो बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र में जितने केसेस उठेंगे आपके, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना आप। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में जितने उठेंगे आप जाना बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, आज इकट्ठी हो चुकी हैं। और गोवा में जितने केसेस उठेंगे आपको जाना है बॉम्बे हाई कोर्ट। मतलब गोवा में कोई केस है, आप अपील के माध्यम से हाई कोर्ट तक जाना चाहते हैं, तो आप आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु के हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप बॉम्बे के हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप निवासी हैं गोवा के। ये तो बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है इसका जुरिस्डिक्शन टेरिटरी के साथ को टर्मिनस होता है, वो हम अभी बता देंगे। अगला है कोलकाता हाई कोर्ट, दैट इज़ द वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, कोलकाता हाई कोर्ट की एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। ओके, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है उसकी। कभी जाना, जो बैंक कर्मचारी रहते हैं इनको LTC मिलती है और इनको एक लाइन कह दी जाती है कि सबसे लंबा जितना घूम सकते हो घूम लो, सबसे लंबा घूमने चले जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। तो काफ़ी फोटो में डालते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वो वहीं के होते हैं। और अभी भारत सरकार ने, मैंने बताया अभी आपको, प्रपोजल दिया है इसे अल्टीमेट लेवल पे डेवलप करने के लिए कि इसे एक तरह की कमर्शियल और ट्रेडिंग पोर्ट बनाया जाए। टूरिज़्म, फाइनेंशियल टूरिज़्म उसे हम कहते हैं, कमर्शियल टूरिज़्म कहते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कहा जाता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड है क्योंकि पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ विज़िट भी की और उनका नामकरण करने का काम किया। और यही हैं जो सुभाष चंद्र बोस की लेजिटिमेट टेरिटरी डिसाइड हुई थी, और इसी को धारण करने के बाद ही, ये ज़मीन ग्रहण करने के बाद ही सुभाष चंद्र बोस इंडिया की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना पाए थे। क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कोई क्षेत्र चाहिए ना, क्षेत्र अंडमान निकोबार ही दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें। अंग्रेज कह रहा हूँ, जापानियों के द्वारा, अंग्रेज़ों के तो खिलाफ थे वो, जापानियों ने उनको कहा था कि अंडमान निकोबार आप ले लो, आपको दिया, यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करके करो आप काम। मद्रास हाई कोर्ट, इसके अंदर कौन आएगा, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है तमिलनाडु।
और फिर वहीं पे फॉल करने वाली यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, जैसे पुडुचेरी या जो भी आप कह रहे हैं नाम उसका डला हुआ है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी कहाँ पर है, कहाँ है बेटा, आसाम, तो अच्छी बात है, जानती मुझे पता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट तो वही अपना आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुवाहाटी आसाम तो है ही है, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ओके, यहाँ तक इसका जुरिस्डिक्शन जाता है। अगर क्वेश्चन आता है मेनली इसी नॉर्थ ईस्ट वाले पे ही आता है, इसको याद रखना। केरला हाई कोर्ट वही, एक तो केरल और बगल में लगने वाली यूनियन टेरिटरी केरला और लक्षद्वीप, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार थे तो इसको बंगाल से जोड़ दिया, इधर लक्षद्वीप के आइलैंड है इसको केरल से जोड़ दिया, है कि नहीं, इस तरह से देखिए हमराज। तो यहाँ पर क्या फॉल करता है, स्मृति, लक्षद्वीप, ये सारी यूनियन टेरिटरी हैं स्मृति, जैसे ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर पुडुचेरी है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव आ जाता है, यहाँ पर चंडीगढ़ आ जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा, न्यू दिल्ली जिसे हम कहते हैं, फिर ऊपर चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख टेरिटरी, इस तरह से अलग अलग टेरिटरीज़ हैं, ठीक है जी। ये आप जब मैप याद करोगे ये प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया केरला और लक्षद्वीप। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट तो क्लियर ही है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 एरियाज़ में है उसका। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 1 जनवरी 2019। और हमारे देश की पहली जस्टिस सिटी कहाँ बन रही है, दैट इज़ अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो बनेगी वो अमरावती बनेगी, और अमरावती में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो न्यू इकोसिस्टम फॉर द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर, सो दैट विल बी कॉल्ड जस्टिस सिटी ऑफ द इंडिया, दैट इज़ द अमरावती, ओके, क्लियर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझाते हैं। देखिए सबसे पहला एस्पेक्ट है जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पूरे भारत भर में था, और हमने ये पढ़ा था भारत भर से भारत भर के बाहर भी भारत के लोगों पर भी था, ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था। जो स्टेट हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है वो उस स्टेट की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी तक होता है। सो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट, ओके जी, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड, jurisdiction of the state high court is coterminous with the territory of 2 or more state or the territory of the union territory। जैसे कि अब अगर आप बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का jurisdiction यूपी की टेरिटरी है, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का jurisdiction तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक है। तो फिर जितने क्षेत्र को वो कवर कर रहा है जोग्राफिकली उतना उसका jurisdiction का एरिया है। आई बात समझ में। जैसे कि केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, पूरे केरल की टेरिटरी में भी है और लक्षद्वीप की टेरिटरी में भी है, ओके। तो ये कोटर्मिनस होता है फिजिकल टेरिटरी के साथ, इतनी बात क्लियर। इसके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की क्षमता, एक्सटेंड करने की क्षमता किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी है, पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी हैं। तो कभी भी अगर चाहें तो ये इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर न्यू स्टेट्स और न्यू यूनियन टेरिटरीज जोड़ सकते हैं, और कभी भी अगर चाहें तो इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज निकाल सकते हैं, सिंपल। क्योंकि अब आप ध्यान से सोचिए ना कि पहले एक हाई कोर्ट हुआ करता होगा आंध्र प्रदेश का, फिर वो चला गया तेलंगाना के पास, तो फिर अब एक नया हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का अपना। तो फिर पहले वाले हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिड्यूस किया ना हमने, तभी तो नया हाई कोर्ट बन पाया ना। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमने 3 नए हाई कोर्ट स्थापित किए, 21 के बाद जो 3 नए स्थापित किए नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन उन 3 स्टेट्स को पहले तो कोई एक ही हाई कोर्ट कवर कर रहा होगा, तो फिर हमने उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिड्यूस किया ना, तभी तो नए हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए ना। तो इस तरह से जुरिस्डिक्शन में नए यूनियन टेरिटरीज, नए स्टेट्स ऐड किए जा सकते हैं और एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को निकाला जा सकता है, ओके। सो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट है, ओके। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे का कंटेंट यहाँ पर लिखते हैं, रुको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, देखिए ऑर्गेनाइज होता है मतलब इसमें कौन होता है, ये बात तो तय है कि एक चीफ जस्टिस होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं तो उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन इसके साथ क्या होता है, ध्यान से देखें, चीफ जस्टिस प्लस सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। ये ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए एक चीज़ को समझिए, हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो समझी,
लेकिन हमने साथ में ये भी समझा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, आपस में इंटीग्रेटेड है बट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से। लेकिन एक ख़ास चीज़ समझिए, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। इसी बात पर क्रिटिक्स हर बार क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि हमने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट से कम फ्रीडम क्यों दी है, कम इंडिपेंडेंस क्यों दी है। ये कैसे? कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जिनके तहत ऐसा फील होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये कहते हैं कि चूँकि हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एक्सपेक्ट किया है, लेकिन फिर भी स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होंगे ये कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इम्पैक्ट में ना आ जाएं, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स को अपने साथ मिला करके कहीं सेसेशन की ओर ना बढ़ जाएं। ऐसे में हाई कोर्ट्स को थोड़ा सा यूनियन एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रखा है। वो कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस के वाया इसे जोड़ा गया है। वो प्रोविजंस मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। उसमें से एक ज़बरदस्त प्रोविज़न ये निकल के आता है, जैसे कि चीफ जस्टिस तो होंगे बट सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट। ये लाइन नहीं भूलना, बाकी के नंबर ऑफ जजेस उतने होंगे जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये तय करने की ताकत पार्लियामेंट को है, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में तय करने की ताकत प्रेसिडेंट को है। और प्रेसिडेंट बाउंड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करने के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कि केंद्र की सरकार, तो मतलब कि एक तरह से केंद्र की सरकार ये तय करेगी कि अदर नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो हमने हाई कोर्ट को थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के अंडर किया ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में किया ना, हमने पार्लियामेंट के भी कंट्रोल में नहीं रखा, इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रखा। और प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जितने चाहेंगे उतने नंबर ऑफ जजेस होंगे फिर, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। हाँ, प्रेसिडेंट यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट वे में बिहेव नहीं करेंगे, ऑटोनॉमस वे में बिहेव नहीं करेंगे पूरी तरह से। प्रेसिडेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस से बाउंड होंगे, और इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस क्या हैं कि फॉर्मूलाज बने हैं, एक पैटर्न बना है कि किस बेस पे तय करेंगे। तो तय इस बेस पे होगा कि वर्कलोड कितना है उस हाई कोर्ट का, ठीक है, एरियर ऑफ केसेस कितने हैं, कितने केसेस एरियर हो गए पेंडिंग, और बिजनेस कितना बढ़ गया है उस कोर्ट का, अचानक से बिजनेस सर्ज हुआ है क्या, एरियर्स का लेवल क्या है, पेंडेंसी का लेवल क्या है, अभी लिटिगेशन का जो दर है उस हिसाब से फ्यूचर केसेस क्या होंगे, राज्य की बढ़ती जनसंख्या का दर क्या है। ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि उस कोर्ट में कितने केसेस हैं, उसके बेस पे उस कोर्ट में अभी कितने जजेस हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर टोटल केसेस का लेवल क्या है, और ऑल इंडिया लेवल पर टोटल जजेस जो हैं उनके बेसिस पर फिर एवरेज निकालने की कोशिश की जाएगी। उस हिसाब से उस कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए ये तय करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से इन फार्मूलाज के बेसिस पर जजेस का नंबर डिसाइड होता है। बट सीधे स्पष्ट शब्दों में तय तो राष्ट्रपति ही करेंगे। अब किंतु परंतु किए बिना जब क्वेश्चन पेपर में आए कि हाईकोर्ट के जजेस का नंबर कौन तय करता है, आंख बंद करके आंसर राष्ट्रपति, खत्म कहानी। ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना स्टेट लेजिस्लेचर, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। ओके, और प्रेसिडेंट के वाया सेंट्रल गवर्नमेंट। आ गई बात समझ में? और ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी, जितना उन्हें जरूरी लगे, टू अपॉइंट। ओके, क्लियर कहानी? चलिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट से वेरी करता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस बढ़ाने थे तो कैसे निर्णय हुआ था? पार्लियामेंट में, मैंने लेक्चर दिया था, कैबिनेट ने अप्रूव किया, फिर पार्लियामेंट से निर्णय होगा ना। सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने दिए थे? 7 जज और 1 चीफ जस्टिस। फिर समय समय पर किसने जज बढ़ाए? पार्लियामेंट ने। हाई कोर्ट के जज कौन बढ़ाता है? प्रेसिडेंट। क्या पार्लियामेंट बढ़ाती है? नहीं। क्या स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ाती है? नहीं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बढ़ाते हैं कि नहीं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट बढ़ाते हैं? राष्ट्रपति बढ़ाते हैं। क्या गवर्नर ऑफ द स्टेट बढ़ाते हैं? नहीं। यहाँ पे भी फंस सकते थे कि स्टेट का गवर्नर बढ़ाता है, राष्ट्रपति बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टेट के हाई कोर्ट को यूनियन के कंट्रोल में किया। इसका उदाहरण देख सकते हैं।